जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए पीएम एसओसी स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम होने वाला है, कब होने वाला है, तो 29 सितंबर को होने वाला है। तो इसके लिए आप लोग का डिमांड था कि सर आप मैथ का तो बहुत सारा प्रश्न बना दिए, मैथ का तो आपने तो बहुत सारे ट्रिक भी बता दिए, तो हमका जो है मैथ में थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस जो है बढ़ चुका है और आपने तो PYQ भी सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपने महामैराथन का भी वीडियो दिया मैथ के लिए। तो दोस्तों इसके जो मैंने दिया है, अगर आप लोग मैथ के भी वीडियो को देखना चाहते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो पूरा वीडियो को नहीं देखे हैं, मान लो आप थोड़ा वीडियो को देख लिए हैं, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को देखे हैं लेकिन अंत तक नहीं देखे हैं, उनके लिए बता, है ना, जो अंत तक नहीं देखे हैं वो भी आप लोग जल्दी से जाइए, एक बार देख लीजिए। प्रश्न जो है उसी वीडियो से भिड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आप लोग का वो जो मैंने वीडियो दिया है मैथ का, जो जितना भी वीडियो दिया है और आगे बहुत सारा और दे दूंगा, तो मैथ का लगभग सिलेबस हमारा कंप्लीट है। लेकिन मैंने साइंस का बहुत ही कम वीडियो दिया था, तो साइंस का आप लोग का डिमांड था। ठीक है, तो साइंस का मैं अभी आज से शुरू कर रहा हूँ, तो साइंस का मैं लगभग कंप्लीट करा दूंगा। जो जो बताऊंगा जस्ट उसी को ही पढ़ना है। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अगर आप लोग इन सारे मैथ के वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि टाइटल पर एक बार क्लिक कीजिएगा, तो आपको सारा का सारा वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ वहाँ पर प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप एक करके A to Z वीडियो देख सकते हैं हमारी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, तो हमसे पहले आप भी कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, पहला क्वेश्चन में सिंपल सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं। नहीं, तो कौन प्रदीप्त वस्तु होता है, सबसे पहले समझना होगा कि प्रदीप्त वस्तुएं होता क्या है। तो दोस्तों जिसका खुद का प्रकाश होता है, लिख लीजिए, जिसका खुद का प्रकाश होता है। यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका खुद का प्रकाश होता है। ठीक है ना, जिसका खुद का प्रकाश होता है, खुद का, यहाँ पर मैं एकदम आसान भाषा में बता देता हूँ, जिसका खुद का प्रकाश होता है। ठीक है ना, जिसका खुद का प्रकाश, है ना, प्रकाश होता है। ठीक है, है ना, ये होता है परिभाषा। क्लियर, तो ये चीजें क्लियर हो गया। तो जिसका खुद का प्रकाश होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को चेक करते, दीवार, इसका तो कोई प्रकाश होता नहीं है, तो यह होगा नहीं। लकड़ी का भी कोई ऑफिशियली जो है प्रकाश तो होता नहीं है, आप रात हो जाएगा वो तो खुद का जो है आलोकित थोड़ी ना कर पाएगा, तो ये भी होगा नहीं, है ना। मानव का भी तो खुद का जो प्रकाश होता नहीं है ना। यहाँ पर जो है सूर्य जो है दिन में उगता है, इस कारण से हम देख पाते हैं, नहीं, तो ये भी हमारा होगा नहीं। तो आपके पास सूर्य, ये इसका जो खुद का प्रकाश है, ये किसी के प्रकाश का इंतजार नहीं करता, ये खुद का जो इसका प्रकाश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब हो सकता है बच्चों, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन में सिंपल प्रश्न पूछा गया कि अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होगी, तो ये जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता, आप लोग सिंपल शब्द में लिख सकते हैं खुद का प्रकाश नहीं होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है। क्लियर, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो देखो ऑप्शन देखो, है ना, ये देखते हैं ऑप्शन नंबर, आप लोग यहाँ से चेक करिए, आग, है ना, ये तो आप लोग का प्रदीप्त वस्तु होगी। ठीक है, ये तो हमारा प्रदीप्त, ये तो जलेगा नहीं, तो ये तो भी हमारा होगा नहीं अप्रदीप्त वस्तु। विद्युत बल्ब, ये तो जलेगा, ये भी हमारा प्रदीप्त वस्तु है, ये तो भी होगा नहीं। लेकिन दर्पण, जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता, आईना जानते हो ना, उसका खुद का प्रकाश होता है, अंधेरे में उसको उसके पास रहोगे तो वो दिखाई देगा क्या, नहीं ना देगा, उसका प्रकाश नहीं है, ये आपके पास दर्पण हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, इस चीज़ को याद रखना। जैसे यहाँ पर आप लोग लेना, अगर अप्रदीप्त वस्तु की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा लकड़ी हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, ठीक है, मानव हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तु। वहीं बात करें आप लोग का पास प्रदीप्त वस्तु की, जिसके अंतर्गत सूर्य आ जाएगा, उसके बाद आप लोग के पास इधर विद्युत बल्ब आ जाएगा, ठीक है, फिर इसके अंतर्गत आप लोग के पास आग आ जाएगा। क्लियर, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, और जैसे आप लोग के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग एग्जाम में 25 तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 25 तो ही क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। एक प्रकार का आप लोग मॉडल सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार से मॉडल सेट भी आप बोल सकते हैं। कंप्लीट देखिए एक एक चीज़ की जानकारी आप लोग को मिल जाएगा बच्चों, है ना। यहाँ पर 25 में 25 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। थोड़ा सा आप लोग साइंस मेरे साथ पढ़ के तो देखिए, नहीं तो देखो क्या है अगला क्वेश्चन, आइरिस में छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। तो आइरिस के छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे। तो इसके याद रखने का आप ट्रिक भी मालूम रख सकते हैं, है ना, थोड़ा सा आप लोग ट्रिक पर भी जा सकते हैं, है
है ना, क्लियर। तो वो छोटे छोटे पतले पतले, याद रखना, जो आइरिस में जो छोटे छोटे पतले पतले जो छिद्र होते हैं उसे हम लोग पुतली बोलते हैं, पुतली, पतले पतले पुतली, ठीक है, याद रखना, पतले पतले पुतली, यानी कि आप ये जो भी रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइरिस के छोटे छोटे जो पतले पतले छिद्र होते हैं उसे हम बोलते हैं पुतली, पतले पतले से याद रखना क्या, पुतली, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं बता दूं, अगला क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया कि अपवर्तन कोण डैश, यहाँ पर एक खाली स्थान है, डैश कोण के बराबर होता है। तो याद रखना कि प्रकाश के परावर्तन के दो ठो नियम होता है, ठीक है, प्रकाश के जो परावर्तन होता है ना, परावर्तन के दो ठो नियम होता है, दो ठो नियम आपको याद रखना होगा, ठीक है। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। मतलब होता क्या है इसमें, इसमें सिंपल याद रखना कि ये हमारे पास कोई समतल सतह है या फिर समतल दर्पण भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर कोई हमारे पास समतल दर्पण है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हमारे पास ये प्रकाश आया, ठीक है, इधर यहाँ पर आया, तो ये इसे हम बोलेंगे अपतित किरण, इसे ही क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिख लेना अगर लिखना चाहें, तो इसे हम बोलेंगे अपतित किरण, अपतित किरण, सॉरी, अपतित किरण, क्लियर। और इसी बिंदु से मैं कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये जो हमारा बिंदु आया है ना, ये जो हमारे पास बिंदु आया, इसी से टकरा कर बाहर भी जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, अपतित किरण और परावर्तित किरण, इसे हम बोलेंगे परावर्तित वर्तित किरण, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास अपतित किरण है और ये जो हमारे पास परावर्तित किरण है, और इधर आप लोग को एक बिंदु भी दिख रहा होगा, ये छोटा वाला नहीं, तो इस बिंदु पर एक आप लोग का अभिलंब खींचा जाता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक अभिलंब भी खींचा जाता है, नहीं, यहाँ पर क्या खींचा जाता है बच्चों, तो यहाँ पर एक अभिलंब खींचा जाता है इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से, एक मिनट जी, इधर तो नहीं हो रहा है ना, इस प्रकार से हम लोग क्या खींचते हैं, यहाँ पर एक अभिलंब खींचते हैं, ठीक है, अभिलंब खींचते, इस चीज़ को याद रखना, है ना। और ये होता है परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है, तो दोनों बराबर होते हैं, है ना, इस चीज़ को भी याद रखना। इसलिए परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रख सकते हो, ये जो अभिलंब है इसे हम बोलेंगे आपतन बिंदु, ये जो आप लोग बिंदु मैंने आपको दिखाया ना, इधर मैं आपको फिर से लाल ले लेता हूँ काली, ठीक है, यहाँ पर, है ना, ये जो मैंने बिंदु दिखाया इसको हम बोलेंगे क्या, अपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। तो अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है, तीनों एक ही तल पे होते हैं, ये होता है फर्स्ट लॉ, ये होता है क्या, मैंने फर्स्ट लॉ भी बता दिया, फर्स्ट लॉ होता है, और सेकंड लॉ होता है कि अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं सदैव, ठीक है, सदैव बराबर होते हैं, ये होता है दूसरा नियम, ठीक है। आई होप कि ये भी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि क्या है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, तो याद रखना मानव, ठीक है, यहाँ पर देखना आप लोग शब्द पर थोड़ा सा जाना, मानव, ठीक है, ये जो हमारे पास मानव है यहाँ पर किस प्रकार का लेंस रहता है, जिसमें बच्चों आप लोग के पास उत्तल लेंस रहता है, इसी को ख्याल रखोगे, क्या रहता है, उत्तल लेंस, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को मन में आएगा, जैसे कि आपके पास क्या है, क्या क्या दर्पण होता है, सबसे पहले समझो, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, पहला तो है उत्तल दर्पण, ठीक है, उसके बाद बोलेगा अवतल दर्पण भी है, तो अवतल दर्पण भी कैसे याद रखेंगे सर, समझ में नहीं आ रहा है, अवतल दर्पण भी है, समतल दर्पण भी है, तो कैसे सर याद रखेगा, है ना, कैसे याद रहेगा, है ना। तो बच्चों अगर आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो, मानव के अगर देखोगे तो मानव में 3 यहाँ पर अक्षर है, तो 3 लिख दो इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें समझो, देखो किस में 3 गो अक्षर है, समतल में जाओगे तो इसमें आप लोग के पास 4 गो अक्षर देखने को मिलेगा, अवतल में जाओगे इसमें भी 4 अक्षर आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तल में जाओगे तो इसमें 3 उत्तर जो है 3 ही जो है अक्षर दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो दंतन यहाँ पर न और त है ना, इसको एक ही मानिएगा, ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर भी 3 दिखाई देगा, क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा, मानव को आप लोग उत्तल से जो है रिलेट कर सकते हो, इस प्रकार से याद रख सकते हो, ये होगी सिंपल जो है ट्रिक, ये हो जाएगा सिंपल ट्रिक, इस चीज़ को भी आप ख्याल रख सकते हो। काफ़ी जो है अच्छा ट्रिक था जो कि मैंने बता दिया बच्चों, और भी आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है ना, बने रहो, आगे आने वाले वीडियो पर और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हम वीडियो जो है शॉर्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझाने के चक्कर में आप लोग का जो है थोड़ा सा ये नहीं हो पाता है, ठीक है बच्चों। क्या है कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह है, तो बच्चे आप लोग जो है अगर ऑप्शन दिया जाए तो ऑप्शन दिया रहेगा, क्या ऑप्शन दिया रहेगा 8, ऑप्शन नंबर बी दिया रहेगा 9, ऑप्शन नंबर सी दिया रहेगा आपके पास 10, और डी दिया रहेगा मान लो आपके पास 5, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है आप लोग बोलोगे सर हम तो 9 पढ़े हैं, तो 9 पर क्लिक कर देना चाहिए, नहीं जी, अभी जो है 8 ग्रह है, प्लूटो को जो है आप लोग का वहाँ से हटा दिया गया है, मतलब इसको नहीं गिना जाता, यहाँ पर 8 आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग को बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखोगे क्या है कि सूर्य से, यहाँ पर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है। ठीक है बच्चों, क्या है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.3 प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष क्या है सर, तो प्रकाश वर्ष एक यूनिट है, ये आप लोग आगे जाकर और डिटेल में पढ़ोगे, है ना। ये क्या है, यूनिट है, इस चीज़ को याद रखना। ये एक मात्रक, हिंदी में बोले तो ये एक मात्रक है। ठीक है बच्चों, प्रकाश वर्ष एक मात्रक है। अगर आप लोग बोलोगे प्रकाश वर्ष, इसके बारे में डिटेल वीडियो लाइए तो मैं ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मात्रक है, बस इस चीज़ को ख्याल रखना, ठीक है। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाल ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है, तो लाल ग्रह के नाम से दोस्तों मंगल ग्रह को जाना जाता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह आप लोग के पास चंद्रमा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। पृथ्वी का एक ही उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा, याद रखना, है ना। और अभी चंद्रयान-3 जो है आप लोग का जो है ना, चंद्रयान-3, इस पर मैंने जीके का क्वेश्चन बता दिया है। आप लोग जल्दी से, मतलब वो जो है सेट 3 में मैंने बताया है, तो सेट 3 के वीडियो को जो मिस कर रहा है, समझो कि वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा लस कर रहा है, ठीक है ना। जो है एग्जाम में मतलब बहुत ज़्यादा गलत करके आएगा क्वेश्चन तो, ठीक है। इसलिए आप लोग सेट 3 को वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन कि जिस द्रव्य के उपयोग से घर्षण कम हो, जिस द्रव्य के उपयोग से घर्षण कम हो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना, जिस द्रव्य मतलब जो लिक्विड होगा, है ना, जिस लिक्विड के वजह से, जिस लिक्विड के यूज से घर्षण कम होगा उसे हम लोग बोलेंगे तरल घर्षण, ठीक है। याद रखना, ठीक है, इस बात को क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इसमें सर्पी घर्षण कम होता है, तो स्थैतिक घर्षण आप लोगों को पता होगा, स्थैतिक घर्षण नहीं। और इस सब चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है Hz, जिसे हम लोग हर्ज बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, कंपन आयाम का एसआई मात्रक क्या है, तो कंपन आयाम का एसआई मात्रक होता है मीटर। इस चीज़ को याद रखना। और ये हैंड रिटन नोट्स जो आप लोग देख रहे हैं PDF हमारे पास, तो क्या आप लोग ऐसे ही सारे का आप लोग वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, बोलोगे तो PDF भी मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप लोग वीडियो जो है क्या करिए, एक बार पॉज करिए, लिखिए, फिर ओपन कीजिए और देखिए, ठीक है बच्चों। अगर कॉपी पे लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया एग्जाम जाएगा आपका, ठीक है। और कॉपी में नहीं लिख रहे हो तो भूल तो जाओगे, है ना। ऐसा नहीं है, तो एक बार में देखकर याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन में बोला है कि मनुष्य के कानों के श्रेयता का परास कितना होता है, तो आप लोग का 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक होता है। वही चीज़ यहाँ पर श्रेय ध्वनि की आवृत्ति कितनी है, तो 20 Hz के हर्ज से लेकर 20,000 तक। अब आता है यहाँ पर एक चीज़ कि आवेश क्या है, तो आवेश जो है यानी कि चार्ज, ठीक है। चार्ज किसी पदार्थ का, कोई मैटर हो सकता है, मैटर यानी कि पदार्थ का मूलभूत गुण होता है ना। पदार्थ मतलब है क्या, बोलेंगे सर पदार्थ मतलब क्या, समझ में नहीं आता है। तो पदार्थ जिसका द्रव्यमान हो यानी कि जिसका कुछ मास हो, ठीक है, जो स्थान करता है उसे हम लोग बोलेंगे पदार्थ। इस बात को याद रखना, है ना। तो क्या बोलेंगे, आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है जिसके कारण क्या होता है, विद्युत प्रवाह तथा अन्य प्रवाह उत्पन्न होता है। आवेश से तो वही होता है, नहीं, यहाँ पर क्या होता है, विद्युत प्रवाह भी उत्पन्न होता है ना, इलेक्ट्रिक, है ना, ये चीज़ें उत्पन्न होती है और अन्य प्रवाह भी उत्पन्न होती है। तो याद रखना, आवेश एक अदिश राशि होता है, इस चीज़ को भी याद रखना। ये पूछा जाएगा तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से बना पाएंगे बच्चों, ठीक है। और एसआई मात्रक दोस्तों नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को, फिर भी मैंने याद करने के लिए लिख दिया है कि एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ये पूछेगा नहीं, ठीक है, ये पूछेगा नहीं, कोई दिक्कत आप लोग का है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ पूछेगा, याद रखना कि ये भी तो और एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी आवेश पर आई है ना। ये जो आवेश है, ये जो मैंने क्या लिखा, आवेश यानी कि चार्ज, ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश से क्या बोल सकते हैं, तो चार्ज से क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसे आप लोग चार्ज के नाम से जान सकते हो, ठीक है। तो ये जो चार्ज है हमारा, चार्ज भी आप लोग का जो है 2 तरह का होता है ना बच्चों। इसे 2 तरह का होता है। एक होता है आप लोग के पास पॉजिटिव, जिसे आप लोग धनात्मक बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो, धनात्मक, है ना, धनात्मक बोल सकते हो, है ना। और एक होता है ऋणात्मक, याद रखना। और एक तो होता है क्या, और एक तो होता है ऋणात्मक, इस चीज़ को याद रखना। और एक तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इस चीज़ को ख्याल रखना, ठीक है। और एक तो होता है ऋणात्मक, ठीक है। दोनों चीज़ क्लियर हो गया कि चार्ज आप लोग का 2 तरह का होता है। क्या क्या चार्ज जो होता है, एक होता है पॉजिटिव, यानी कि आप लोग के पास क्या जो पॉजिटिव होता है ना। और आप लोग के पास एक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ होती है, इस चीज़ को याद रखना। अगर दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ, अगर प्लस और प्लस आवेश आ जाए तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, इस चीज़ को ख्याल रखना, है ना।
दोनों अगर समान आवे, अगर माइनस माइनस आ जाए तो फिर भी यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एक गो अगर माइनस आए और एक गो अगर प्लस आए तो दोनों के बीच में आकर्षण होता है। इस चीज़ को ख्याल रखना बच्चों। देखो यहाँ पर वहीं लिखा गया है, जो कि मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से जल्दी, है ना। वक्त भी जो है बीतता जा रहा है, आपको एक एक चीज़ को देखना होगा क्योंकि 29 सितंबर को आप लोग का एग्जाम है। कंसेप्ट भी लेना होगा, है ना। अगर आप लोग सिर्फ रटते हुए चल जाओगे तो थोड़ा सा जो है तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट भी लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अगर आप लोग बोलोगे सर डायरेक्ट आंसर ही सही है, तो मैं डायरेक्ट आंसर ही सही बताऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखो क्या है, अगर प्लस प्लस रहेगा तो इसके बीच में प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस भी रहेगा तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण ही होगा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को याद रखना, यानी कि समान आवेश याद रखना। अगर मैं लैंग्वेज लिखाना चाहूँ तो लिख लेना थोड़ा सा पॉइंट बना करके, है ना, साइड में, कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, समान आवेश लिख लेना, है ना। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और लिख लेना एक पॉइंट बनाकर, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो एक माइनस है, एक प्लस है, तो ये आकर्षण करेगा। देखो अगर प्लस और प्लस है तो ये प्रतिकर्षण करेगा, और माइनस माइनस रहेगा फिर भी प्रतिकर्षण करेगा, क्योंकि सेम आवेश है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया गया है कि समान आवेश के बीच क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी मैंने बताया, एक गो पॉजिटिव एक गो नेगेटिव। पृथ्वी के कंपन को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी में जब कंपन होता है तो हम क्या बोलते हैं, भूकंप आ गया, है ना, वो होता है भूकंप। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, और नीचे कमेंट करके बताना कि भूकंप की खोज किसने किया था। ठीक है ना, सॉरी भूकंप, ये भी बताना। देखो हम क्वेश्चन अगर देखें तो भूकंप मापने का यंत्र का नाम, बेसिकली मेरा प्रश्न पूछने का तरीका था कि भूकंप मापने का जो यंत्र होता है उस यंत्र का नाम आप कमेंट करके बताना। ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग त्वरित बोलते हैं। और त्वरित की खोज किसने किया था, तो फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु किया, तो आप लोग अगर सक्रियता श्रेणी वाला टॉपिक पढ़े होंगे तो पता होगा, तो सबसे अधिक धातु वाला चैप्टर ही पढ़े होंगे तो पता होगा, ये पोटेशियम होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना। ये सब चीज़ें 29 सितंबर को पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन तो आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो जरूर आपको बताएंगे। न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अभी बताएंगे, है ना। एक अधातु का नाम बताए जो कोटर होता है, तो वो हीरा ही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोटर है और अधातु भी है। नहीं, अगला क्वेश्चन देखो, एक प्रयोग में, यहाँ पर एक प्रयोग में 4.5 के ईंधन पूर्णतः दहन किया गया। ठीक है, दहन एवं ज्वाला वाला चैप्टर से। ठीक है, फिर उत्पन्न उष्मा की माप यहाँ पर देख सकते हो 1,80,000 के जे है। ठीक है, के जे था। ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होगा, तो आप लोग लिखेंगे सबसे पहले ईंधन का मात्रा लिखेंगे। ईंधन का मात्रा में क्या होगा, ईंधन के मात्रा में आप लोग 4.5 के जी करेंगे। उत्पन्न उष्मा की बात करें तो ये उत्पन्न उष्मा देख सकते हैं। दहन किया गया मतलब आप लोग का, अब देखो उत्पन्न उष्मा की जो माप है वो इतना दिया गया है। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला, ऊष्मीय मान, है ना। अब बोला है ऊष्मीय मान, तो लिखो उत्पन्न उष्मा बटे में हो जाएगा उष्मा का कितना मात्रा था, कितना क्वांटिटी था, है ना। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे एक, यहाँ पर इस प्रकार से जितना है संख्या ऊपर में लिख दिए, जितना आप लोग का उत्पन्न उष्मा था, और नीचे लिखेंगे उसकी मात्रा कितना है 4.5। जब भाग लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 40,000 kg/kg। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग को याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो और आप लोग इसी प्रकार से पढ़ोगे हमारे साथ साइंस, तो साइंस भी आप लोग को बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा बच्चों। और आप लोग को एसएसटी का भी वीडियो देंगे। 9th के स्टूडेंट थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, है ना, आपको जो है ज़रूरत भी है। और आपको एक चीज़, अगर आप लोग का प्यार देखने को मिले, आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जेएनबी अगर आपके अगल बगल में है, जेएनबी क्लास 9 का एग्ज़ाम देने वाले हैं अगर आप, या फिर आपके दोस्त देने वाले हैं, तो उसको जो 8 में पढ़ता है, ठीक है, जो 8 में पढ़ रहा है उसको एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा। जो आप लोगों का मतलब आपसे जूनियर है, मतलब जो 8 में पढ़ रहा है, उसको जो है जेएनबी की तैयारी के लिए मैंने वीडियो बनाया है, मैथ का वीडियो, तो आप लोग हमारे चैनल से प्राप्त करके उनको शेयर कर देना, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैंने लिंक दिया है। आप उन दोस्तों को जो है, अगर आपके अगल बगल में कोई भी दोस्त है, कोई भी फ्रेंड्स है, तो शेयर करना ना भूलिएगा। यहीं आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर शेयर करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है ना। और अभी आप लोग और भी वीडियो देंगे, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई को अच्छे तरीके से करें, है ना। और बहुत जल्दी मैं आप लोग को टेस्ट लेने वाला हूँ साइंस का, तो थोड़ा सा मैंने वीडियो भी देना चाहिए, इस कारण से भी वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी आप लोग को और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी सवाल होंगे टेस्ट के तौर पर मिल जाएगा। टेस्ट भी आप लोग के पास कहाँ पर होता है, तो हमारे पास टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर हम टेस्ट लेते हैं बच्चों, तो टेलीग्राम पर जुड़ना होगा। अगर टेलीग्राम पर जुड़ जाते हैं, है ना, ये इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, और 8 के विद्यार्थी को जो जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं उसको भेजना ना भूलिएगा, है ना। और NMMS
अगर तैयारी कर रहा है फिर भी उनको जरूर भेजिएगा, ठीक है। दोनों की तैयारी बहुत जल्दी शुरू होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।